हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय यादव। आप लोग का स्वागत है हमारे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों ने पिछली क्लास में मेसोमेरिक इफ़ेक्ट और उसका एप्लीकेशन पढ़ा था, तो उसका एप्लीकेशन आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजील कार्बोकैटायन। अब देखिए, जैसे ये बेंजील कार्बोकैटायन है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे गवर्न होती है और इसका किस तरह से रिलेशन होता है मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में। तो मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में दो तरह के ग्रुप हम लोग पढ़े थे, एक प्लस एम ग्रुप और दूसरा माइनस एम ग्रुप। तो उस तरह के ग्रुप जब इस पर जुड़ते हैं, और मैं पिछली क्लास में भी बताया था कि जब आर्थो या पैरा पे रहेगा तभी ये कंजुगेशन में रहता है, अगर ये मेटा पे है तो कंजुगेशन में नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग इसका कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा, या कौन से ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे या डिस्टेबलाइज करेंगे, तो आगे हम लोग देखते हैं। जैसे ये बेंजील कार्बोकैटायन है। अब बेंजील कार्बोकैटायन में कौन कौन से ग्रुप आर्थो या पैरा पे, देखिए जब भी हम प्लस एम ग्रुप आर्थो या पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, substituted, then stability increases। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग CH2 पॉजिटिव करके यहाँ पे पैरा पे लगा लेते हैं, यहाँ पे आर्थो पे लगा लेते हैं, तो एक इसी तरह से हम लोग मेटा पे भी कर देते हैं। मेटा पे करने के बाद हम तीनों की स्टेबिलिटी को देखते हैं। अब देखिए, आर्थो ये पैरा है, ये मेटा है, ये तो आप लोग को जनरली सब लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। ये दोनों आर्थो पोजीशन होता है, ये दोनों मेटा, और ये नीचे वाला पैरा पोजीशन होता है। तो आर्थो पे लगा हुआ है, यहाँ पे पैरा पे लगा हुआ है, ये मेटा पे लगा है। अब हम लोग जानते हैं ना कि इसके कंजुगेशन में जब आर्थो पैरा पे रहेगा तभी रहता है, मेटा पे नहीं रहता। अब वो कैसे रहता है कंजुगेशन में, पिछली क्लास में बताया है मैंने, आप लोग देख लीजिएगा पिछला वीडियो। तो होता क्या है ना कि जब आर्थो पे रहेगा तो इसके कंजुगेशन में रहेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए कैसे बढ़ा देता है। इसके पास लोन पेयर है, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे इधर दिखा सकते हैं हम लोग, ये मेसोमेरिक शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ भी जब हम लोग बनाएंगे, ऊपर हम क्या देते हैं, उसके बाद देखिए ऊपर देखिए, अब ये यहाँ जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, और ये यहाँ, ये इस तरह से जाता है। अब देखिए ये मेसोमेरिक, लेकिन यहाँ पे बताया था मैं पिछली क्लास में, ये निगेटिव चार्ज यहाँ हो जाता है, अब देखिए इसके कंजुगेशन में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन CH2 पॉजिटिव के पास नहीं पहुंच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटा पे रहेगा ना, तो ये कंजुगेशन में नहीं रहेगा। अगर वो आर्थो या पैरा पे रहेगा तभी कंजुगेशन में रहेगा, क्योंकि देखिए ये वाला इसका हो गया, ये वाला इसका है,
इसका ये देखिए, जब आर्थो पे था तो यहाँ कंजुगेशन करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इसके घटा रहा है। यानी इसका मैग्नीट्यूड चार्ज, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड चार्ज जितना कम रहेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर इसका मैग्नीट्यूड घटा दे रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी इसी तरह यहाँ पे भी कर दे रहा है, घटा दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पर कुछ भी असर नहीं पहुँच रहा है। मेजोमेरिक के थ्रू यहाँ पे कोई भी असर नहीं पहुँच रहा है, इस वजह से ये मेजोमेरिक यानी कंजुगेशन नहीं शो करता है। इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा इन दोनों में से कोई होगा, मतलब इन्हीं दोनों ज़्यादा स्टेबल होगा पैरा की मेटा की तुलना में। अब हम देखते हैं कि आर्थो और पैरा में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सबसे कम कौन स्टेबल हो गया, मेटा, क्योंकि ये कंजुगेशन नहीं शो कर रहा है। अब आर्थो और पैरा में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, देखिए यहाँ पैरा पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ पे आर्थो पे लगा है। अब देखिए आर्थो मीजोमेरिक दोनों का इक्वल होता है, क्योंकि मीजोमेरिक जो होता है ना डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो आर्थो पर है या पैरा पर है, दोनों उतने ही बराबर रूप से स्टेबलाइज करेंगे इसको। लेकिन ये +m के साथ साथ -i ग्रुप भी होता है। मीजोमेरिक OMe ग्रुप, मीजोमेरिक नहीं OMe ग्रुप यानी मेथॉक्सी ग्रुप जो होता है ना +m होता है और -i। +m से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग की तरफ, लेकिन -i से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब देखिए -i यानी मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का -i प्रभाव इस पर ये लगा सकता है इसके ऊपर। लेकिन देखिए इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जब डिस्टेंस दूर होने लगता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रभाव होता है, जो उसकी पावर होती है -i की पावर होगी, वो घटने लगती है। एक समय आता है कि जब एकदम निग्लेजिबल होता है, जनरली ने 3 से 4 बार के बाद उसका पावर एकदम से 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद ये बगल में है तो अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये -i ग्रुप है। -i होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबिलिटी घटाएगा क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर ना, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, किससे, -i की तुलना, -i जो होगा इसका पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। जब मैग्नीट्यूड चार्ज बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। यहाँ पे बहुत दूर है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा नहीं पाता है। अगर यहाँ मैग्नीट्यूड चार्ज बढ़ेगा नहीं तो स्टेबिलिटी घटेगी नहीं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चार्ज बढ़ जाता है जिससे स्टेबिलिटी घट जाती है। तो कह सकते हैं कि जो आर्थो वाला यानी आर्थो मेथॉक्सी ग्रुप पैरा वाले से कम स्टेबल होगा। तो हम इसका जो ऑर्डर बनाएंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पैरा बेंजिल पैरा ग्रुप होगा, फिर उसके बाद आर्थो वाला होगा, फिर उसके बाद मेटा वाला होगा। एक बार हम आपको फिर बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ये मेसोमेरिक के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ भी मेसोमेरिक के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन -i के थ्रू डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज भी कर रहा है, डिस्टेबलाइज भी कर रहा है। तो इस वजह से ये क्या होगा, इसकी तुलना में कम स्टेबल होगा। यहाँ पे कोई भी स्टेबलाइजिंग ग्रुप नहीं है, सिर्फ ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, इस वजह से ये वाला सबसे कम स्टेबल होगा, मेटा वाला सबसे कम स्टेबल होगा, उसके बाद आर्थो वाला स्टेबल होगा, फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो पैरा वाला होगा। तो अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा देते हैं तो क्या इफेक्ट आता है इसके कार्बोकैटायन पे। अब देखिए, ये आर्थो पे है, ये पैरा पे, ये मीटा पे। अब देखिए ये कंजुगेशन में रहेगा इसके, ये क्या करेगा कंजुगेशन में। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग इस तरह से अभी करेगा क्या, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा और ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से अब देखिए कार्बन के पॉजिटिव के बगल भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और इसके बाद ये -I भी ग्रुप होता है, -I के थ्रू भी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो और अनस्टेबल करेगा, यानी +M के थ्रू भी ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को घटा रहा है, और -I के थ्रू भी स्टेबिलिटी को घटा रहा है, यानी आर्थो वाला दोनों के थ्रू इसकी स्टेबिलिटी को घटा रहा है। यहाँ भी सेम इसी तरह से होगा। यहाँ इसको हम इस तरह से अगर आप ओपन करके देखेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, अब देखिए कभी भी रिंग में पॉजिटिव रहे, जब वो डीलोकलाइजेशन करता है ना तो पॉजिटिव से जिसे इस तरह से नहीं ले जाया जाता, कभी भी इस तरह से नहीं ले जाएगी, ये बहुत ही गलत तरीका होता है। जब भी पॉजिटिव चार्ज रहता है ना तो हमेशा बॉन्ड का मूवमेंट होता है, और जब नेगेटिव चार्ज रहता है तो आयंस का मूवमेंट होता है। देखिए ये हमेशा बॉन्ड इधर रहेगा इस तरह से, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरह से छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग कर देते हैं, तो आप लोग हमेशा इस तरह का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ भी क्या हुआ, कार्बन के पॉजिटिव के बगल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसके फिर ये डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि दो अगल बगल कार्बन यानी सेम चार्ज नहीं हो सकती, बहुत ही अनस्टेबल होगा। तो NO2 ग्रुप क्या करेगा, इस बेंजिल के कार्बोकैटायन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज कर रहा है। अब देखिए -M के थ्रू क्या कर रहा है, ये इसकी स्टेबिलिटी को घटा रहा है, लेकिन यहाँ पे -I तो लगेगा नहीं, घटाएगा वो भी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं घटाएगा, क्योंकि -I की पावर यहाँ पे लगता ही नहीं ना, क्योंकि बहुत दूर है। तो इस वजह से इसकी तुलना में ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ये कम अनस्टेबल होगा, ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये दो ऐसे ग्रुप हैं जो इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही तरह के इफेक्ट लग रहा है, वो क्या है, -M इफेक्ट, जिसके थ्रू ये क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ -I के थ्रू क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ सिर्फ -I के थ्रू क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है। यानी तीनों ग्रुप चाहे आर्थो मेटा पैरा अटैच हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्टेबलाइज कर रहा है वो ये कर रहा है, यहाँ पे मेजोमेरिक और -I दोनों स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे मेजोमेरिक स्ट्रॉन्ग है लेकिन -I बिल्कुल भी नहीं ले रहा, क्योंकि चौथे कार्बन पे आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मेजोमेरिक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, सिर्फ -I लग रहा है। अब हमने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि अगर मेजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों की बात आ जाए तो मैक्सिमम केस में मेजोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करता है। ये कह सकते हैं कि हमेशा जो होता है मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, डोमिनेट करता है I इफेक्ट पर। अब देखिए ये I इफेक्ट पे शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे मेजोमेरिक
यहाँ पे मेसोमेरिक और आई दोनों, जहाँ पे सिर्फ सिंगल की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे आई इफेक्ट कर रहा है तो ये कम डिस्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे दोनों एक ही कर रहा है वो भी मेसोमेरिक, ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे दोनों कर रहा है ये और ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी आर्डर की बात करें या तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, क्योंकि ये सिर्फ माइनस आई के थ्रू कर रहा है, यानी इसको कम डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे मेसोमेरिक के थ्रू हो रहा है, सब इससे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। यहाँ पे मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों के थ्रू हो रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये होगा। तो अगर हम इसका नंबरिंग कर देते हैं, ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो स्टेबिलिटी आर्डर जो बनेगी ना वो बनेगा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी थर्ड की होगी, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। तो आप आराम से इसको बहुत ही ईजिली वे में समझ सकते हैं। आगे हम लोग दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन है सेकंड पॉइंट। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ बेंजिल कार्बेनाइन, बेंजिल कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी किस तरह से गवर्न कर रहा है। ये बेंजिल कार्बेनाइन हो गया। अब देखिए यहाँ भी सेम उसी तरह से, यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा इसके ऊपर यानी इलेक्ट्रॉन रीच रहेगा, यानी यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा रहेगा। यानी अगर कोई भी ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दे तो ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा। जब मैग्नीट्यूड घट जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कोई ऐसा ग्रुप आर्थो या पैरा पे जुड़े जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे जिससे क्या इसका मैग्नीट्यूड चार्ज क्या हो, यानी निगेटिव का मैग्नीट्यूड चार्ज घट जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। आप यहाँ पे एक छोटा सा लिख सकते हैं कि लिखा है कि मैग्नीट्यूड चार्ज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब मैग्नीट्यूड चार्ज कोई भी, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, अगर वो बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी या ये घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मैग्नीट्यूड चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा स्टेबिलिटी उतनी कम रहेगी, मैग्नीट्यूड चार्ज जितना कम रहेगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। अब देखिए यहाँ पे ये चार्ज है, यानी इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड चार्ज जो भी होगा, अगर इस चार्ज को हम किसी तरह घटा दें तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैग्नीट्यूड चार्ज क्या है, निगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन अगर खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव रहेगा, यानी जैसे जैसे यहाँ से निगेटिव चार्ज की कमी होगी यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कोई हम इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप यानी -m ग्रुप अगर हम आर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा देंगे तो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, रिंग से ये तो रिंग से खींचता है आर्थो पैरा ग्रुप, और रिंग कहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ घटेगी उसका मैग्नीट्यूड चार्ज घट जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आराम से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग यहाँ पे कोई NO2 ग्रुप लगा देते हैं, अब देखिए ये आर्थो पे है, ये पैरा पे है, ये मेटा पे है। अब तीनों में स्टेबिलिटी आर्डर पहले कैसे घटाता है ये देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये होता क्या, यहाँ पे निगेटिव है, ये यहाँ आएगा, ये इस तरह से
चला जाएगा। अब देखिए अपने आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड घट गया। ठीक, इसी तरह यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। ये भी घट गया। अब देखिए यहाँ तो नहीं घटेगा क्योंकि ये पैरा पे है, सॉरी मेटा पे है, तो मेटा वाला कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। यहाँ करेंगे तो अब देखिए ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं पहुंचा, यानी उधर डीलोकलाइजेशन में नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे ये डीलोकलाइजेशन नहीं शो करता है। अब देखिए ये दोनों डीलोकलाइजेशन शो कर रहे हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड चार्ज ये दोनों इक्वली रूप से घटा रहे हैं। किसके थ्रू? -m के थ्रू। तो ये मेसोमेरिक के हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों इक्वली स्टेबल होंगे। अब इसका हम रिवर्स देखते हैं -i के थ्रू। जैसे -i में, क्योंकि ये दोनों -i भी ग्रुप है, तो -i क्या करेगा? -i जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतना ही ज़्यादा इसको क्या करेगा? स्टेबल करेगा। तो यानी ये जो -i ग्रुप होता है, अब देखिए ये क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, मैग्नीट्यूड चार्ज घट जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये क्या करता है? बहुत दूर होने की वजह से, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो बहुत दूर होने की वजह से ये नहीं खींच पाता। मतलब खींचेगा, बहुत कम खींचेगा या नहीं खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत दूर है ये, तो दूर होने की वजह से नहीं खींच पाता। तो यहाँ पे -i का प्रभाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से ना आर्थो और पैरा की तुलना में आर्थो वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। आर्थो वाला बेंजिल कार्बन है ज़्यादा स्टेबल होगा पैरा की तुलना में। और यहाँ पे तो इंडक्टिव इफेक्ट लग नहीं रहती है, -i के थ्रू खींचता है। अब -i और मेसोमेरिक में -i कम डोमिनेंट होगा, यानी मेसोमेरिक क्या होता है? डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो यहाँ मेसोमेरिक शो कर रहा है, यहाँ पे -i शो कर रहा है। तो ये क्या करेगा? ज़्यादा स्टेबल होगा थर्ड की तुलना में। तो आराम से हम बता सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे हम निकाल सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बहुत आता है स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए। तो हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, हम सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह का है, बेंजीन का तो नहीं है लेकिन फिनॉक्साइड आयन का है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि पैरानाइट्रो फिनॉक्साइड आयन, पैरानाइट्रो फिनॉक्साइड आयन have some resonance structure in this resonance structure one is not possible,
1 is not possible, the structure is। कह रहा है कि पैरानाइट्रोफेनॉक्साइड आयन हैव सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव 1 इज नॉट पॉसिबल, द स्ट्रक्चर इज। मतलब कह रहा है कि कुछ पैरानाइट्रोफेनॉक्साइड का स्ट्रक्चर दिया, उसमें से एक पॉसिबल नहीं होता है, तो उसमें कौन सा पॉसिबल नहीं होगा आपको बताना है। अब देखिए ये 4 ऑप्शन दिया है पैरानाइट्रोफेनॉक्साइड आयन का, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो पैरानाइट्रोफेनॉक्साइड आयन है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो सही स्ट्रक्चर है, तो इस पर हम कोई बात ही नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, अगर इसी को हम यहाँ पे इस तरह से घुमा के ले जाए ना तो ये बन जाता है, यानी ये भी सही है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। मतलब ऑप्शन नहीं सही है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इससे पूछा कि कौन नहीं पॉसिबल होगा। अब देखिए ये वाला, यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए 2 4 1 5 पेंटावैलेंसी शो कर रहा है, तो यही वाला पॉसिबल नहीं लग रहा है, ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है। ये चौथा देखते हैं, चौथा वाला भी देखिए यहाँ से आराम से जब भी ऐसे करेगा तो यहाँ बना लेगा। अगर इसी को हम इस तरह से बना लें, अगर ऐसे जाए तो ये तुरंत यहाँ नेगेटिव चार्ज करके ये बना लेगा, यानी ये एक दूसरे के ये रेजोनेटिंग में है ये तीनों, लेकिन ये वाला नहीं है, इसलिए यही वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन IIT JEE या नीट के या तो PGT के पूछ सकता है, ये बहुत ही आसान सा सवाल रहता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ें कि नाइट्रो ग्रुप लगेगा जब बेंजिल कार्बन आयन पे, तब -M। अब कोई +M ग्रुप लगा देते हैं तो क्या होगा, देखते हैं +M लगा के। अब देखिए यहाँ पे तीनों में क्या है, ये आर्थो पे है, ये पैरा पे, ये मेटा पे। अब इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा तो इस यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज क्या बढ़ जाएगा, और तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। यहाँ पर भी क्या करेगा, इसी तरह से ये डोनेट करेगा, स्टेबिलिटी घटा देगा, और क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और बढ़ा रहा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड चार्ज और बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी। यहाँ पे -I के थ्रू ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसकी यहाँ पे मैग्नीट्यूड चार्ज क्या हो रहा है, घटा रहा है। अब देखिए यहाँ भी घटाता है, ये -I के थ्रू घटाता है, लेकिन +M के थ्रू बढ़ा देता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ घटाता ही है मैग्नीट्यूड चार्ज, यानी स्टेबिलिटी सिर्फ बढ़ाएगा। तो अगर इसको हम नंबरिंग करें, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तीसरा वाला, क्योंकि ये क्या करता है, ये -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है।
कार्बन आयन की, बेंजिल कार्बन आयन की। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्लस m के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबिलिटी घटा दे रहे हैं। अब देखिए इन दोनों में दूसरा सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, वो होगा पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे -I के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचता है, प्लस m के थ्रू के देता जरूर है लेकिन -I के थ्रू खींचता है। तो प्लस m के थ्रू तो दोनों इक्वल रूप से डिस्टेबलाइज करेंगे, लेकिन -I के थ्रू ये स्टेबलाइज कर देता है, लेकिन यहाँ पे -I का प्रभाव उतना नहीं रहता, जिससे सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, सेकेंड वाला। तो आराम से इसके हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि मतलब कोई भी एसिड हो जितना आसानी से H+ आयन डोनेट कर दे वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। यानी जैसे मान लीजिए कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर ये अपना H डोनेट कर देगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज लग जाएगा और यहाँ पे H पॉजिटिव लग जाएगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक, तो जितनी आसानी से H डोनेट कर देगा वो क्या होगा, आराम से स्टेबल ज़्यादा होगा, मतलब सॉरी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखिए कौन कौन से ग्रुप जो इसको, जैसे इसी का एक एसिड होता है, एक पर एसिड होता है। अगर इन दोनों की तुलना करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 कर देते हैं। अब आपसे पूछे कि इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, देखिए यहाँ भी जब H निकलेगा तो क्या बनेगा, ये बनता है। अब देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज न होने की वजह से ना इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम रहता है, क्योंकि ना H देने के बाद जब स्टेबिलिटी गेन करता है तब वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तब वो क्या आसानी से H देगा। अगर वो इस H देने के बाद स्टेबिलिटी गेन नहीं करता है तो क्या होगा, वो कम एसिडिक होगा। इसी तरह हम लोग बेंजोइक एसिड में भी देख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये कितना ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करने लगता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करने लगता है, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा एसिडिटी इसकी घट जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो इसमें ये क्या होगा, -M के थ्रू ये इसको स्टेबलाइज करेगा, ये भी -M के थ्रू स्टेबलाइज करेगा और -I के थ्रू, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये थोड़ा सा डीस्टेबलाइज करने लगता है। तो पहला और दूसरा और तीसरा, यहाँ -I के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, दूसरा वाला, फिर पहला वाला, फिर तीसरा वाला। जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर होगी इस तरह से होगी। इसी तरह हम फिनॉक्साइड आयन में भी कर सकते हैं। जब हम फिनॉक्साइड आयन में करते हैं उसमें भी देखिए कैसे होता है। या फिनाल कर सकते हैं, फिनॉक्साइड आयन में, फिनाल में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोलिक कंपाउंड
अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ये माइनस m के थ्रू क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा और माइनस I के थ्रू भी स्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से देखिए इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने लगता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की वजह से ना इसका हाइड्रोजन थोड़ा सा कम एसिडिक हो जाता है इसकी तुलना में, क्योंकि हाइड्रोजन इधर से बन जाता है, अगर यहाँ से टूटेगा तो यहाँ बनने लगता है, जिससे इसकी स्पीड जो निकलने की होती है ना वो घट जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ये वाला आराम से H निकाल सकता है, क्योंकि मीजोमेरिक शो करेगा ही उतना स्पीड से। तो इसका मतलब कह सकते हैं हम पहले, दूसरे और तीसरे में, तो दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर पहला वाला, फिर तीसरा वाला। क्योंकि यहाँ पे माइनस m तो लग नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ माइनस I लग रहा है, यहाँ पे माइनस I कम लगेगा लेकिन माइनस m ज़्यादा लगेगा। माइनस I बहुत ही कम रहता है, और यहाँ पे माइनस m और माइनस I दोनों लगता है, तो इसके हिसाब से ये ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल में जब दोनों ग्रुप रहे जहाँ पे वो अटैच रहता है तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। और इंट्रामॉलिक्यूलर जैसे HF में होता है, जैसे इस तरह से, जैसे H2O में रहता है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जब एक ही मॉलिक्यूल में, ये देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच हो तो उसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका हाइड्रोजन ना इससे इंटरेक्ट होने लगता है, तो हाइड्रोजन निकलने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन निकलने में दिक्कत नहीं होती है, इसलिए आराम से निकल जाएगा। और इसका फिनॉक्साइड आयन आराम से, जैसे पीछे बताएं, स्टेबलाइज करके इसको स्टेबल बना देता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। तो इस तरह से हम लोग इसकी स्टेबिलिटी आराम से बता सकते हैं। जैसे हम कुछ ग्रुप लेते हैं, आप इसकी स्टेबिलिटी बताइए। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है। इन चारों मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस m ग्रुप जुड़ा हुआ है और माइनस I, यहाँ पे प्लस m, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस I और माइनस m, माइनस I और माइनस m दोनों कह सकते हैं। अब देखिए सबसे जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो चौथा वाला होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कह सकते हैं वो चौथा वाला होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करेगा नहीं यहाँ पे, यहाँ वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी तुलना में कम एसिडिक होगा। तो चौथा होगा, उसके बाद तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस m ग्रुप लगा है ना, जो इसको आराम से एसिडिटी इसकी इंक्रीज कर देगा। अब इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पे देखिए कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो केस होगा नहीं, तो होता क्या है कि ऑक्सीजन जो, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, निकलेगा, लेकिन यहाँ पे इसकी प्लस m के थ्रू डिस्टेबलाइज होने लगता है, और यहाँ पे प्लस m के थ्रू डिस्टेबलाइज करेगा। अब दोनों डिस्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन माइनस I के थ्रू ये स्टेबलाइज करेगा, तो इसकी तुलना में ये थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी तीसरे के बाद पहला, फिर दूसरा। तो ये इसका
एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा इसमें आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। और आगे की नेक्स्ट क्लास में हम मेसोमेरिक इफ़ेक्ट की जो कुछ प्रॉब्लम आई होगी उसको हम सॉल्व करा देंगे, और अगर टाइम बचेगा तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट भी शुरू कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी इसको अगर देखेगा, जिनको ज़रूरत पड़ सकती है तो देख सकते हैं आराम से। और जहाँ ना समझ में आए हमको कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोग को उसका रिप्लाई करता रहूँगा। और आगे की वीडियो भी जो भी आएगी आप लोग सीक्वेंस में, इसलिए मैं सब कुछ सीक्वेंस में बना रहा हूँ, तो आप लोग उसको देखिएगा और लाइक और कमेंट करिएगा। और जो भी नए लोग चैनल से जुड़े हो प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा तो आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे। और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए और आप लोग तुरंत उस वीडियो को देख लें। ठीक है, आज के लिए बस, धन्यवाद।